हेलो स्टूडेंट्स, मस्त रहो, बिंदास रहो और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। आई होप आप इसी रास्ते पर चल रहे हो। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बता रही हैं कि आपने सब्जेक्ट को एक नए एहसास के साथ देखना शुरू किया है। मैंने बहुत शुरुआती दौर में कहा था कि अब मैं आपको इतिहास के एक सोचने वाले विद्यार्थी के रूप में परिवर्तित करना चाहता हूँ। कम पढ़िए, ज़्यादा सोचिए और उससे ज़्यादा लिखिए। यही है इस सिविल सर्विसेज परीक्षा की सफलता का मूल मंत्र। सो दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट। और आइए आज इतिहास के बेहद रोचक दौर में चलते हैं हम, दैट इज भारत पर विदेशी आक्रमण। एक चीज बड़ी अजीबोगरीब लगती है हमें कि भारत ने विदेशी आक्रमण क्यों नहीं किए। हमें मेगास्थनीज इसका जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया जवाब है। मेगास्थनीज कहते हैं कि भारतीयों ने विदेशों में जाकर आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि यह न्याय संगत नहीं था। यह है भारत की विदेश नीति का मूल, जिसका अनुपालन समूचे इतिहास में हमें दिख पड़ता है। हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि यही वो दौर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब मगध से हर्यंक वंश का बिंबिसार एक नए साम्राज्य की नींव रख रहा था। और मैं बताऊं आपसे, इतिहास में घटने वाली कोई घटना एकाकी नहीं होती। जिस समय यहाँ भारत में मगध में नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी, उस समय ईरान में भी एक नया प्रतापी राजवंश आया था, हाखामनी राजवंश, जिसका शासक था साइरस प्रथम। थोड़ा सा और पीछे ले चलूं मैं आपको। भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध बेहद नजदीकी हैं। ईरान शब्द अपनी ध्वन्यात्मकता में कहीं आर्य शब्द को ध्वनित करता है। दोनों के शब्द परिवार एक जैसे हैं। दोनों का देव मंडल भी एक जैसा है। हमें बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, इन देवों का उल्लेख मिलता है। यही देव थोड़े से ध्वनि के रूपांतरण के साथ जिंद अवस्था में है। पर्थ, पर्श, बहुत सारे शब्द हैं जो राजनीतिक इकाइयां हैं और जो ऋग्वेद में भी मिलती हैं और जिंद अवस्था में भी मिलती हैं। शायद काफी समय तक ये समूह एक साथ रहा होगा। लेट अस कम साइरस प्रथम। साइरस प्रथम एक बेहद प्रतापी राजा थे। हिंदकुश पर्वत तक उनके साम्राज्य का विस्तार था और कहते हैं कि उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी थी। बलूचिस्तान के रास्ते से आई थी ये, लेकिन बेहद त्रासद परिणाम रहे। कुल 7 सैनिक अपनी जान बचा पाए थे। सैनिक दृष्टि से विफल रहा, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से लगता है जैसे एक सम्मेलन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमें ईरान के सेनाओं में भारतीय युद्ध प्रणालियों का जिक्र मिलने लगता है, भारतीय तौर तरीके के बाण का जिक्र मिलने लगता है। धीरे धीरे वक्त आगे आया और डेरियस फर्स्ट राजा बना। डेरियस फर्स्ट ने एक बेहद क्रांतिकारी कार्य किया। उसने स्काईलैक्स को भेजा पहले कि वह सिंध के मुहाने तक जाकर के सिंध नदी के वास्तविक मार्ग का पता लगाए। यह तथ्य बताता है कि किसी देश पर आक्रमण करने के पहले कितना सोचना पड़ता था। स्काईलैक्स ने इस अभियान को पूरा किया, सिंध के मुहाने तक आया। सिंध के मुहाने के बाद वह इजिप्ट के द्वारा पहुंचा फिर से ईरान। और अब डेरियस फर्स्ट ने समूची सूचनाओं के बाद कहते हैं कि 517 बीसी के आसपास भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का फलस्वरूप भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमांत, हिंदकुश पर्वत के नीचे का हिस्सा डेरियस फर्स्ट के अधिकार में आया था। इतिहासकार हेरोडोटस हमें बताते हैं कि डेरियस फर्स्ट के राज्य में 23 प्रांत थे, जिसमें यह 20वां प्रांत था, भारतीय क्षेत्र। और वे बताते हैं कि यह क्षेत्र 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि टैक्स के रूप में देता था। सो वन थिंग इज कन्फर्म कि अकेला वो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं दे सकता था। यकीनन हम मान सकते हैं कि पंजाब का कुछ हिस्सा जरूर डेरियस फर्स्ट के नियंत्रण में रहा होगा। इसके बाद जब सिकंदर आक्रमण करता है तो हम डेरियस थर्ड को गद्दी पर बैठे हुए पाते हैं, लेकिन
सांस्कृतिक समामेलन की एक प्रक्रिया पूरी हुई। यह भारत और ईरानी संपर्क था। कहते हैं प्रांतीय शासन प्रणाली हमने इसी संपर्क के फलस्वरूप ली। कहते हैं कि हमारे सिक्के ज़्यादा सुंदर बनने शुरू हुए इसी के फलस्वरूप। स्तंभ परंपरा यहीं की देन मानी जाती है। राजप्रसादों के निर्माण में भी ईरानी परंपरा का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा होगा। अब धीरे धीरे यह फारसी साम्राज्य यद्यपि एक बहुत बड़े भूभाग पर था, लेकिन बगल से यूनान से एक नई ताकत इसे चुनौती देने आ रही थी। दैट वाज अलेक्जेंडर। ये फिलिप का बेटा था। 20 जुलाई को जन्म हुआ था, 20 जुलाई 356 BC। इसकी मां का नाम ओलंपियास था और शायद किन्हीं नाजुक क्षणों में ओलंपियास ने फिलिप को यह बता दिया था कि अलेक्जेंडर उसका बेटा नहीं है, वैध पुत्र नहीं है, न उससे उत्पन्न संतति को जिस समय वह उत्तराधिकारी बनाना चाहता था ना, तो ओलंपियास ने एक षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र में फिलिप 336 BC में अपने अंगरक्षकों के द्वारा मारा गया। और जानते हैं पालेनास जिसने हत्या की, और जब पालेनास भागा तो सिकंदर ने उसको मार डाला। यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे किसी हत्याकांड में हत्यारे को पकड़ने के बाद उसे गोली मार दी जाए। बेहद नाटकीय घटनाक्रमों के बाद सिकंदर 336 BC में गद्दी पर बैठा। मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा। यूनान उसके नियंत्रण में था। घुड़सवार सेना पर यकीन करता था अलेक्जेंडर। मैं बताऊं अलेक्जेंडर, अलेक्जेंद्र, सिकंदर, इन तीनों शब्दों को मैं थोड़े थोड़े ध्वन्यांतरण के साथ इस्तेमाल करूंगा। पहले उसने यूनान जीता पूरा। हाँ, एक बात और बताऊं, ये जो द ग्रेट कहते हैं ना अलेक्जेंडर के साथ, सत्ता का पहला आरोहण उसकी विमाता क्लियोपेट्रा, उसका सब भाई, उसकी बहन, इनको जिंदा जला देने के साथ हुई थी। इसके बाद समूचे दौर में सिकंदर हमें एक बेहद नृशंस विजेता के रूप में सामने आता है हमारे सामने। एनीवे, सिकंदर ने जब यूनान विजित किया तब अब उसने सीधे फारस पर आक्रमण का फैसला किया। दैट वाज गागबेला बैटल 330 BC। 330 ईसा पूर्व में गागबेला के मैदान में डेरियस III और अलेक्जेंडर की सेनाएं आमने सामने थी। कोई मुकाबला नहीं था सेनापतित्व की दृष्टि से। सिकंदर आक्रामक युद्ध नीति में यकीन करता था। डेरियस III हारा, भागा, राजधानी जलाई, लूट दी गई, हत्या, बलात्कार, इन सब दृष्टांतों का एक पैशाचिक दस्तावेज है ये जीत, और तब भी इतिहास उसे महान बोलता है। ओके, कम। अब चूंकि डेरियस III को जीत लिया तो डेरियस III के अंडर में जितने देश थे उनको जीतना था। कहते हैं कि सिकंदर अरिस्टोटल के शिष्य था, अरस्तु का। अरस्तु ने उसे विश्व विजय की प्रेरणा भी दी थी। सो विश्व विजय के लिए जरूरी था कि अब वो बढ़ता उस तरफ, एशिया की तरफ। एक लंबी जद्दोजहद थी इस समय भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा गणराज्यों के अधीन हुआ करता था, और एक अजीब सी प्रक्रिया चल रही थी कि वे गणराज्य जो लड़ जाया करते थे बात में, सिकंदर का आक्रमण का सामना करने के लिए अक्सर एकजुट हो जाते थे। एक ज़बरदस्त लड़ाई का सामना करना पड़ा सिकंदर को। हालात यहाँ तक थे कि मस्सक में तो महिलाएं आ गईं अस्त्र लेकर के सामने। सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। यहीं पर आम्भीक ने उसका स्वागत किया। किन कारणों से पता नहीं, आम्भीक ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्भीक ने सिकंदर को भेंट दी। आम्भीक ने सिकंदर को सैनिक मदद देने का एश्योरेंस दिया, और आम्भीक की मदद से उद्भांड पर एक पुल बनाया जाने लग गया बड़ी तेजी के साथ। आपको मैं बताऊं, एक और नाम आता है शशिगुप्त। शशिगुप्त ने सिकंदर को भारत के अंदरूनी मार्गों के बारे में बताया था। अब सिकंदर का अगला निशाना पोरस था। पोरस के सामने समर्पण का प्रस्ताव आया, लेकिन भारत का वीर पुत्र ठुकरा दिया उसने इस प्रस्ताव को। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। उस तरफ सिकंदर की सेना, इस तरफ एक विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर की सेना, और इधर एक छोटे से राजा पुरु की सेना।
सिकंदर की हिम्मत नहीं पड़ी झेलम पार करने की। अच्छा, इस बीच में उसने एक नीति अपनाई कि अपने सैनिक दस्तों को अगल बगल छोटी छोटी टुकड़ियों में भेजता रहता था कुछ जानकारियां पाने के लिए। तो सैनिक गतिविधियों से अब धीरे धीरे पुरु के गुप्तचर लापरवाह हो गए। आखिरकार एक भयंकर बरसात का दिन था, पानी बरस रहा था। सिकंदर ने क्रैटरस को अपने कैंप में छोड़ा, खूब धूम धड़ाका नृत्य इत्यादि करने के निर्देश दिए। यूनानियों में परंपरा थी कि वर्षा का स्वागत वे इससे उत्सव से करते थे। और जब तक इधर सैनिक दल भ्रम में रहा पोरस का, तब तक सिकंदर ने 16 किलोमीटर दूर ऊपर जाकर के नदी जहाँ से मुड़ती थी वहाँ से भारतीय सीमा में झेलम के उस पार आने में सफलता हासिल की थी। जब सूचना मिली पुरु को, तो पुरु ने अपने बेटे को भेजा 120 रथों के साथ। एक जबरदस्त लड़ाई हुई, सिकंदर की सेना को जबरदस्त चोट पहुंची। उधर क्रैटरस वाली सेना भी पार करने की कोशिश कर रही थी। अब जब पुरु को मालूम पड़ा ना, राजा पुरु को, तो वे स्वयं नेतृत्व करने आए। राजा पुरु की सैन्य संरचना कुछ इस तरीके से थी। हाथियों को सबसे आगे एक प्राचीर के रूप में रखा गया था। हाथियों को दोनों बगल पर अश्वारोही दल थे और हाथियों के पीछे रथ सेना और पैदल सेना थी। माइंड इट, एक रथ में 6 सैनिक बैठते थे। 6 में से 4 धनुर्धारी सैनिक होते थे। यह युद्ध पद्धति, यह व्यूह रचना सिकंदर को आतंकित करने के लिए पर्याप्त थी। यह किर्री का मैदान था, इसे हाडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। जबरदस्त युद्ध चला। मैं प्लूटार्क के हवाले से बता रहा हूं आपको। प्लूटार्क कहते हैं कि युद्ध का एक क्षण वह भी आया जब पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को मार दिया। यह ऐतिहासिक सच है कि इस लड़ाई में एक घोड़ा मारा गया था और सिकंदर ने अपने आप को जमीन पर पड़े हुए पाया। यूनानी सेना के लिए एक आश्चर्य था, लेकिन भारतीय परंपरा के निशस्त्र पर प्रहार नहीं किया जाता। सिकंदर को छोड़ दिया गया। यह तथ्य कि पोरस घायल हुए, उन्हें पकड़ करके लाया गया, निराधार है, क्योंकि सभी भारतीय सेनापतियों हाथी में थे और हाथी पर घोड़े के द्वारा आक्रमण करके मार पाना संभव नहीं था। भाले जैसे हथियार नहीं थे सिकंदर के पास। दरअसल ग्रीक इतिहासकारों द्वारा सिकंदर को महिमा मंडित करने के लिए यह परंपरा दी गई कि पुरु को घायल होने के बाद वापस लाया गया। दिन भर सिकंदर की लड़ाई के बाद सिकंदर ने यह एहसास कर लिया था कि परिणाम बेहद भयंकर होगा। नतीजन एक संधि प्रस्ताव रखा गया और उस संधि प्रस्ताव का बड़ा रोचक वार्तालाप है कि जब सिकंदर ने चाहा कि पुरु से कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु ने कहा ठीक वैसा ही जैसे एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ करता है। एक तरफ विश्व विजेता बनकर के हारने वाला अलेक्जेंडर था, तो दूसरी तरफ भारतीय परंपराओं का निर्वहन करने वाला पोरस था। सिकंदर बेहद क्रूर सम्राट था। जिस जिस जगह पर जीता उसने राजाओं का कत्लेआम करवाया, आगजनी करवाई, गुलाम बनाए गए। ये दोस्ती सिकंदर के टेम्परामेंट में नहीं थी। सो हम नहीं मानते कि पोरस हारा था। हाँ, सिकंदर हारा था। सिकंदर ने यहां से अब थोड़ा नीचे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन सबसे जबरदस्त शिकस्त उनको दी कठों ने। कठ एक गणराज्य था, कठोपनिषद आपको याद होगा। कठ अपने सौंदर्य बोध के लिए जाने जाते थे। अंततः व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। विश्व विजेता की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेनापति ओनेनास सैनिकों की तरफ से सिकंदर से बात करने आया, सिकंदर ने नहीं माना और आखिरकार 3 दिन के बाद सिकंदर हार करके लूटा पीटा वापस आया। मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि सिकंदर ने विजेताओं की तरीके से उस मार्ग का अनुगमन नहीं किया जिससे वो गया था। उसने भिन्न मार्ग अपनाया। उसने टॉलेमी को भेजा जल मार्ग से, अपनी सेना को बेहद कठिन मकरान तट से होकर के ले गया, जिसका मतलब था कि जिन लड़ाकों को जीत करके वो आया था ना, अब उनसे गुजरने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सेनापति निकोनोर की हत्या हो चुकी थी। बेहद त्रासद परिस्थितियों में बेबीलोन पहुंचे। अपने मित्र दार्शनिक क्लाइस्थनीज को जिस कहते हैं, जिस समय दंड दिया था उसने, तो क्लाइस्थनीज ने कहा था मृत्यु के पहले कि हम बेबीलोन में मिलेंगे। बेबीलोन पहुंचा अलेक्जेंडर, तबीयत खराब हुई।
मृत्यु हुई अलेक्जेंडर की, उस व्यक्ति की जो कहता था मैं विश्व विजेता हूं, जिसे सांस्कृतिक परंपराओं के उन्नायक के रूप में प्रस्तुत करती है ग्रीक परंपरा। लेकिन भारतीय दृष्टि से सिकंदर सिर्फ एक नृशंस लुटेरा था। हाँ, आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इतिहास में क्लीन शेव्ड होने वाला वो पहला व्यक्ति था और उसी ने नियम बनाए थे कि सभी लोग क्लीन शेव्ड होंगे। अपनी पूजा भी शुरू कराई थी उसने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कन्वर्सेशन भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांतों की हलचल के बारे में। फिर मिलेंगे आपसे, जल्दी मिलेंगे। बस एक बात कहूँगा कि जब इतिहास को आप सोचने लगते हो और सोचते रहते हो ना, फिर एक ज्योति मिल जाती है जिसके उज्जवल प्रकाश में जग के अर्थ नए खिलने लगते। शब्द सच नहीं है, शब्दों का रास्ता है जिससे चल करके आप सच तक पहुंचते हैं। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।